हेलो एवरीवन। अब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का 2 लेक्चर हमने देखा। उसमें पहले में तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है नहीं, वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने रेडियो एक्टिविटी को देखा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को देखा, हाफ लाइफ को देखा, इन सब चीज़ों को हमने देखा। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हर बार जेईई में इन एडवांस में एक आधा क्वेश्चन तो पक्का पूछता है, नीट में भी ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आइए मास डिफेक्ट क्या होता है। नाम से क्लियर है, मास डिफेक्ट मतलब ऐसा क्वांटिटी या ऐसा टर्म जो आपको ये बताएगा कि मास में क्या डिफेक्ट है, क्या बदलाव है, क्या कमी रह गया, उसमें क्या ड्रॉबैक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। मास में जो डिफेक्ट होता है उसी के मेजरमेंट के लिए हम इस क्वांटिटी का, इस टर्म का यूज़ करते हैं, मास डिफेक्ट। ये क्या होता है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मास होगा वो हमेशा बोला जाता है कि लेस देन होता है। न्यूक्लियस का मास हमेशा कम होता है, किसके कंपैरिजन में, तो उस न्यूक्लियस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन जिसको बोलते हैं आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस सब के इंडिविजुअल मास के सम से कम होता है। फिर से समझ लो, न्यूक्लियस का जो इंडिविजुअल मास होगा वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मास के सम से कम होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट मतलब कि एक्साइटेड स्टेट का बात नहीं कर रहा, फ्री स्टेट में, ठीक है। इसी डिफरेंस को, जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का और जो न्यूक्लियॉन्स का मास है टोटल, उसका दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, जेड को हमने मान लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने मान लिया जेड है, और ए माइनस जेड जो है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो डेल्टा एम जो मास डिफेक्ट हो, जिससे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से, वो डेल्टा एम क्या होगा, तो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जितना न्यूट्रॉन होगा उसको न्यूट्रॉन के मास से, जितना प्रोटॉन होगा उसको प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो टोटल न्यूक्लियॉन का मास निकल जाएगा। उसमें से आप मास ऑफ न्यूक्लियस को घटा दीजिए तो आपको मास डिफेक्ट निकल जाता है, डेल्टा एम निकल जाता है। तो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ देखो, मास ऑफ प्रोटॉन ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स के अंदर दो ही चीज़ है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जेड है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और ए माइनस जेड है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या को प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करके न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तब जो डिफरेंस आएगा वही डेल्टा एम है, वही मास डिफेक्ट है। नेक्स्ट है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन, मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन या मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन आप बोलिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल एफ से। डेल्टा एम बाई ए मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है ना, ए न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि मास नंबर का काम करेगा, तो इसलिए ए। तो मास डिफेक्ट क्या हो गया, एम माइनस ए अपॉन ए, इसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण वो न्यूक्लियस कितना परसेंट भरा हुआ है, कितना परसेंट पैक है और कितना परसेंट खाली है, उसी जो भरा हुआ हिस्सा होगा, जो पैक हिस्सा होगा, उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन। जो F है, ये पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पर। जो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही कम होता है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। यानी कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पैकिंग फ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पैकिंग फ्रैक्शन, PF पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको कि स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ देखो, ये ग्राफ है, एक प्रैक्टिकल ग्राफ हमने ड्रॉ किया। अब मान लीजिए कि कोई चीज़, कोई न्यूक्लियस यहाँ पर है, सपोज दैट, समझाने के लिए समझिए,
न्यूक्लियस अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये ग्राफ पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर का ग्राफ है, तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू तो यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है तो यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है, और स्लोप ज़्यादा होने के कारण इसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इस न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसके स्लोप ज़्यादा होने के कारण ये नीचे आने का चांसेस है इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियस यहाँ पर है तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या है, जीरो है, और स्लोप जीरो, इस ग्राफ का इस पॉइंट पर स्लोप जीरो, इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ क्या है, मोस्ट स्टेबल है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू तो यहाँ पर निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जब पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, पैकिंग फ्रैक्शन निगेटिव होगा तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। आया समझ में। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या बोलता है सो समझिए, द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ स्टेबल न्यूक्लियस, किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर, कोई अस्थाई न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस स्टेबल कंडीशन में है, आराम अभी है उसके पास, मतलब कि आप बोल सकते हैं वो अभी स्टेबिलिटी में है, उससे कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, कोई अचानक से कुछ भी उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट टाइप अभी कुछ रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी टाइप कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होने वाला है, बोल रहे हैं कि वो स्टेबल है। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ स्टेबल न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय अ न्यूक्लियर फोर्स। किसी भी, हमने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में, आपको मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड करके रखने के लिए, बांध के रखने के लिए जिस फोर्स का हमको ज़रूरत पड़ेगा वही न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखने के लिए जो चाहिए वही न्यूक्लियर फोर्सेस है। एंड एनर्जी इज नीडेड टू पुल देम इनफाइनाइटली, है ना। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्टेबल न्यूक्लियस में हैं, न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं, उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पुल करके, है ना, एनर्जी इज नीडेड टू पुल देम, किसको पुल करना है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को खींचना है। खींचने के लिए उसको इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ही एक्सटेंड तक आप उसको लेके जाना चाहते हैं, बहुत दूर तक आप उसको लेके जाना चाहते हैं। कहने का मतलब आप उसको कंप्लीटली एटम से बाहर निकालना चाहते हैं, तब जो एनर्जी आपको अप्लाई करना पड़ेगा वही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है। अब यहाँ समझो, इसको इतना लंबा चौड़ा समझने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन, कोई इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन का ज़रूरत नहीं है। ये होता क्या है सो समझिए। बाइंडिंग एनर्जी नाम से क्लियर है कि बाइंड करने में जो एनर्जी लगेगा वही बाइंडिंग एनर्जी, नहीं, इसका उल्टा है। ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स के कारण बंधे हुए हैं, उस फोर्स को तोड़ना है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियर फोर्स के कारण न्यूक्लियस में बंधा हुआ है, उस फोर्स को तोड़ना है, और तोड़ करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए, फोर्स को तोड़ करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए, उस बाइंडिंग को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा वही बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब कोई भी एनर्जी हो, है तो एनर्जी, तो यूनिट जूल हो सकता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। दूसरा, अब उस पर आप न्यूट्रॉन को, न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो आपको फास्ट मूविंग पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट कराना पड़ेगा। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, फास्ट मूविंग पार्टिकल से क्या कराना पड़ेगा, बॉम्बार्डमेंट कराना पड़ेगा, तभी जाके वो टूटेगा। तो होगा क्या, बाइंडिंग एनर्जी बराबर हो जाता है, कोई भी एनर्जी है तो mc² मास इक्विवेलेंट। अगर एनर्जी मास इक्विवेलेंट इक्वेशन आप देखें आइंस्टीन सर के अकॉर्डिंग, तो बाइंडिंग एनर्जी हो चाहे कोई भी एनर्जी है, mc² होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी है तो डेल्टा m इंटू c², मास डिफेक्ट इंटू c², मास डिफेक्ट ये होगा इंटू c²। अगर आप मास डिफेक्ट को AMU में कलेक्ट करते हैं, AMU में कैलकुलेट करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर हो जाएगा डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करिए, इसके बाद फिर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नोट कीजिए आप इसको।